पाकिस्तान के हाई लेवल डेलीगेशन की चाइना में मौजूदगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान की डील करवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें। हम जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो किस तरफ इशारा कर रही हैं। बहुत से जो हिडन पैगामात हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब सिचुएशन इस खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है कि अपने इंटरेस्ट को मनवाने के लिए हमलों का भी आगाज कर दिया गया है, दूसरों को डराने के लिए। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या एक बार फिर जंग रिज्यूम होगी या बातचीत की तरफ जाया जाएगा। सऊदी अरब ने क्या पैगाम दिया है लिंडसे ग्राहम को, अमेरिका यहाँ पर क्या नए आइडिया सामने ला रहा है अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से, पाकिस्तान की शमूलियत वो चाहते हैं और एक तरफ पाकिस्तान अपने मिशंस कर रहा है इस डील के हवाले से और चाइना में मौजूदगी के हवाले से, और बलोचिस्तान में हमले भी हम देख रहे हैं। इन सब डेवलपमेंट्स की डॉट कनेक्टिंग करने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आइए जानते हैं। तो वीकेंड पर हमने देखा कि डील के हवाले से बड़ी सख्त निगोशिएशंस हुई। इस हवाले से फील्ड मार्शल ने विजिट भी किया ईरान का। एक बार फिर बहुत से एक्सपर्ट्स का ये ख्याल था कि ये एक डेंजरस विजिट था, एक हाई स्टेक विजिट था जिसको डेफिनेटली फील्ड मार्शल ने अचीव किया। ईरान से बातचीत की, पैगामात पहुंचाए और उसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, एक स्टेटमेंट आती है। अब उसमें वो क्या कहते हैं, वो बड़ी पॉजिटिव वो स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने पूरे जो रीजनल लीडर्स हैं उनसे बातचीत के हवाले से लिखा। सऊदी लीडरशिप, कतरी लीडरशिप, कवेती लीडरशिप, यूएई की लीडरशिप, जॉर्डन की लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप, उन्होंने उर्दगान का नाम लिया और इन सारे लीडर्स का नाम लेकर फिर एंड पर उन्होंने मेंशन किया नेतन्याहू को। जैसे वो पंजाबी में नहीं कहते कि चूंगे में ही नाम लिया बस, तो मतलब खाना पूरी की और नेतन्याहू का भी नाम लिया। और इस वक्त लग रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ हम ईरान को भी देखें तो उसने भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जारी रखी हुई है और वो अपनी ट्वीट्स में ये शो करा रहे हैं कि अमरीकी तो बिल्कुल नेतन्याहू के इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं। अब वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की चीज़ों से प्रोवोक किया जा सकता है और ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रोवोक हो रहे हैं। लेकिन जब ऐसे लग रहा था कि डील फाइनलाइज होने वाली है, मार्को रूबियो का भी स्टेटमेंट आ जाता है, तो एक बार फिर हम देखते हैं कि चीज़ों को सबोटाज करने की कोशिश शुरू हो गई। पर हमला भी हो गया और फिर हमने देखा एक वेव ऑफ ट्वीट्स उन लोगों की जानिब से जो प्रो इजराइल समझे जाते हैं अमेरिकी कांग्रेस में। अमेरिका का जो पूरा सेटअप है, उन्होंने कहा नहीं जी, हमें इस तरह की वीक पोजीशन में नहीं एंटर होना चाहिए, डील नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब ये सब कुछ चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर डामाडोल हो गए हमेशा की तरह। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि उनके कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बैटिंग करती हैं इस चीज़ पर कि जी जंग होगी या नहीं होगी, तो खुद इसमें इनके अपने इंटरेस्ट भी हैं। तो अब ये वाली चीज़ हमने देखनी शुरू कर दी, कभी मतलब चांसेस हैं कभी नहीं है। इसी असना में एक नई चीज़ सामने आ जाती है और वो क्या है, लिंडसे ग्राहम एक लंबी सी ट्वीट करते हैं और एक्सियस जो कि अमरीकी इदारा है जो आजकल बड़ी पैगाम रसानी कर रहा है, इन दोनों की तरफ से ये चीज़ आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहते हैं कि कुछ ममालिक को, कुछ अहम ममालिक को अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल किया जाए। अब लिंडसे ग्राहम ने क्या इस हवाले से कहा, लिंडसे ग्राहम आजकल बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल हुए हैं और मैंने आपको बताया हुआ कि पास्ट में इनके पाकिस्तान से भी ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन्होंने काफ़ी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दी हैं और इन्होंने कहा कि जी ईरान के जहाज पाकिस्तान क्यों खड़े हुए थे, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो उनके मुताबिक सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान ज्वाइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड्स वुड बी बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। इट इज़ अ ब्रिलियंट मूव बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। और उन्होंने फिर पैगाम दिया सऊदी अरब को कि टू सऊदी अरेबिया एंड अदर्स, अदर्स का क्या मतलब है, कतर और पाकिस्तान, यानी ये तीनों मुल्क हैं जो अभी तक इनको नजर आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस दिखाते हैं इजराइल को नॉर्मलाइज करने के हवाले से। तुर्की के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो अलग बात है कि इस वक्त वो डाउनग्रेड पर आए हुए हैं। तुर्की के भी ताल्लुकात हैं इसराइल से, इजिप्ट के भी हैं, बाकी अरब ममालिक के, यूएई वगैरह के भी हैं। जो तीन इंपॉर्टेंट मुल्क रह गए हैं वो हैं कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान। तो वो कह रहे हैं कि नाउ इट इज द टाइम टू बी बोल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ अ न्यू मिडिल ईस्ट। आई एक्सपेक्ट एज प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सजेस्टेड यू विल इन फैक्ट ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड्स इफेक्टिवली एंडिंग द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएगा। इफ यू रिफ्यूज टू गो डाउन दिस पाथ एज सजेस्टेड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, इट विल हैव सिवियर रिपरकशंस for our future relationships and make the peace proposal unacceptable. It would be seen by history as a major miscalculation. President Trump
Stick to your guns in getting a good deal with Iran. Equally important, stick to your guns in insisting Saudi Arabia and others to join the Abraham Accords as part of these negotiations. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि इनको परसुएट करो, इनको मनाओ कि अब्राहम अकॉर्ड्स को ये ज्वाइन करें। अब आपको अगर याद है, आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो 2020 में हमने एक वीडियो बनाई थी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान ने भी कहा था कि हम पर प्रेशर आ रहा है इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक क्लियर स्टैंस लिया था 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से, फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से। तो उस वक्त हमने एक एनालिसिस पेश किया था और हमने कहा था कि इजराइल अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करना चाहता है। इजराइल 2 तरीकों के साथ सामने आता है, या अग्रेशन या फिर डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन। यूएई के साथ जो उन्होंने किया, ताल्लुकात बहाल किए, उसके बहुत से उन्होंने फ़वाइद भी दिए यूएई को। उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम दिया, टेक्नोलॉजी शेयर की। ये वो पैगाम देते हैं कि हमारे से दोस्ती करोगे तो मामला अच्छे हो जाएंगे। तो अब ये एक नया आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हमें एक बार फिर नजर आ रहा है इजराइलीज की तरफ से, और प्रोपोगेट किया जा रहा है मीडिया के जरिए, लिंडसे ग्राहम जैसे लोगों के जरिए कि जी अब्राहम अकॉर्ड इसका हल है। मतलब अगर आपने डील करनी है ईरान से तो फिर अब्राहम अकॉर्ड को भी शामिल करो, इसको भी एग्जीक्यूट करो, मतलब इससे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। इनको अभी डर है इन रियासतों से, कतर से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, कि यार ये अगर ये तस्लीम नहीं करती तो ये फिर हमारे खिलाफ लॉबिंग का हिस्सा बनती है। हर एक की अपनी अपनी पावर है। अब ये पाकिस्तान और सऊदी अरब जो तुर्की के साथ एक अलायंस एक हमें नजर आ रहा है। तुर्की ऑलरेडी होस्टाइल है इजराइल की तरफ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, सऊदी अरब के पास पैसा है, कतर के पास भी पैसा है और इन्फ्लुएंस है। तो ये चाहते हैं ये सारे इनको तस्लीम कर लें, नॉर्मलाइज कर लें ताल्लुकात, ताकि हमारे थ्रेट्स मिनिमाइज हो जाएं। तो ये थ्रेट्स किस तरह मिनिमाइज करते हैं, या बमबारी करके या अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए। अब्राहम अकॉर्ड इनके मुताबिक वो टूल है जिसके तहत ये अगले को न्यूट्रलाइज कर देंगे कि वो इजराइल के खिलाफ कुछ कर ही ना सके, जैसा कि यूएई के साथ उन्होंने किया है। तो इसी तरह वो पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब को भी यूएई जैसा बनाना चाहते हैं कि यस सर, हर चीज़ में यस हो और इजराइल की हर जायज़ और नाजायज़ जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया जाए। ये इसका ग्रैंड प्लान है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो सऊदी राइटर्स हैं उन्होंने हमेशा की तरह एक बार फिर इसको काउंटर किया और सख्त अल्फाज में काउंटर किया है। सऊदी अरब का पास्ट भी हम देखें तो इनके जो राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो लिखते रहते हैं कि ये बकवास हम बाय नहीं करने वाले, कि जी तस्लीम करो और सारी गलतियां भुला दो। वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, बात होगी कंप्लीट खित्ते के अमन के हवाले से। और अगर ये जो आपकी सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में और आपकी गजा में जो प्लान्स हैं, आप इनको भी जारी रखोगे, 2 स्टेट सोल्यूशन को भी नहीं मानोगे और आप एक्सपेक्ट करते हो हम नॉर्मलाइज करें आपसे, तो सऊदी अरब ने, जो सऊदी अरब के राइटर्स हैं, उनकी तरफ से एक बार फिर क्लियर रिब्यूक देखा जा रहा है, क्लियर कट हमें काउंटर नजर आ रहा है। और ऑब्वियसली सऊदी अरब कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहाँ पे जो भी राइटर्स लिखते हैं उसमें स्टेट की बैकिंग शामिल होती है। तो ये जो राइटर्स हैं ये स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, क्लियर कट उसको निगेट कर रहे हैं ये जो ऑफर दी गई है कि अब्राहम अकॉर्ड भी साइन होंगे अगर ईरान के साथ पीस डील होगी। सऊदी राइटर ने क्लियर पैगाम दे दिया लिंडसे ग्राहम को कि हमें बोल्डनेस पर लेक्चर नहीं चाहिए, हम अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं। और उन्होंने ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि हम सिर्फ आपसे ही ताल्लुकात में नहीं हैं, हमारे वेस्ट और ईस्ट दोनों में ताल्लुकात हैं। उन्होंने मेंशन किया कि वी बिल्ड आवर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद द ईस्ट एंड द वेस्ट, विद बीजिंग, मॉस्को एंड वाशिंगटन एंड विद द यूरोपियन यूनियन एंड इन्फ्लुएंशियल पावर्स, विद आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड फर्म प्रिंसिपल्स, नॉट अकॉर्डिंग टू एनीवन्स डिक्टेट्स। उन्होंने कहा कि कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता और ये जो आप धमकियां लगा रहे हैं ये अपने पास रखें। उन्होंने इसको एज अ थ्रेट लिया है और उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से हमें डिक्टेट करने वाले। हमारी इस हवाले से शराइत क्लियर हैं, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। तो ये अब एक कोशिश अपनी तरफ से एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है और ट्रम्प पे नाम लगाया जा रहा है कि ट्रम्प का आइडिया है। ये आइडिया हमें पता है कहाँ से आ रहा है, लेकिन ट्रम्प का नाम लगाया जा रहा है कि ट्रम्प का आइडिया है। वैसे तो ट्रम्प हुकूमत ने जो अपना पहला दौर था उसमें बड़ी कोशिशें की थी और उन्हीं की कोशिशें थी, उनकी दामाद की, फिर इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त के, बिल्कुल WWE के रेसलर लगते थे वो, माइक पॉम्पियो। तो वो आपको याद है जिस तरह वो आया करते थे और जिस तरह वो पैगामात दिया करते थे और जिस तरह उनकी इजराइल के साथ दोस्ती थी। तो लेकिन ये दूसरी टर्म में उस तरह की चीज़ नहीं है। ट्रम्प और इजराइल के दरमियान बहुत से इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स जो टूल है जो रियासतों को बिल्कुल हमारे हक में कर देता है, तो इन 3 रियासतों को भी हमारे हक में करवाओ, नहीं तो फिर ईरान के साथ डील मुश्किल है।
और ईरान ने भी कह दिया है कि ये कोई इतना आसान पाथ नहीं है। ईरान तो क्लियर कट कह रहा है कि भाई हमें तो एतमाद ही नहीं है, और ईरान यहाँ पर सीधा हुआ है। और यही फ्रस्ट्रेशन की वजह है डोनाल्ड ट्रंप की और इजरायली कैंप की, कि ईरान भी यहाँ पर कोई ईजी एडवर्सरी साबित नहीं हो रहा। वो भी जिसे कहते हैं ना, फुल इनकी नाक रगड़वा रहे हैं, और वो भी अपने मौकफ पे डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर निगोशिएशंस हैं वो नेक्स्ट फेज में होंगी, अभी नहीं होंगी। फिर उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल भी नहीं हम छोड़ेंगे। तो आप खुद सोचें क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका को इस जंग को लॉन्च करने का, कि उनकी बेसिस भी तबाह हो गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी वापस नहीं मिल रही। और हमला वो करेंगे तो क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उनको हासिल होगा? मजीद बंदे मारेंगे, वो मजीद निकल आएंगे। उसी तरह IRGC का जो सेटअप है डिसेंट्रलाइज, लीडरशिप को मार के उन्होंने देख लिया कि रजीम चेंज नहीं हो रहा। लीबिया में हो गया था रजीम चेंज, इराक में हो गया था। ये जो टॉप लीडरशिप है उसको आप मार दें तो रजीम चेंज हो जाता है। लेकिन ईरान में, ईरान का सिस्टम ही नहीं है ऐसा। तो ईरान में क्या वो मजीद अचीव कर पाएंगे? 10 मिसाइल मारेंगे, ईरान उधर से 5 मारेगा, तो मिलेगा क्या? तो इसलिए ईरान ने कहा है कि भाई बहुत सी चीज़ों पे बातचीत तो हो गई है, बट उन्होंने कहा है कि ऐसा कहना कि हम डील साइन करने के करीब पहुंच गए हैं, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नो वन कैन मेक सच अ क्लेम। ट्रंप की साइड पर देखें तो वहाँ पर एक डेस्परेशन नज़र आती है कि वो डील साइन कर लें। ट्रंप इस वक्त फंसे हुए हैं लॉबीज के दरमियान और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के दरमियान। ट्रंप के सपोर्टर्स ये चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो, और अमेरिका में ओवरऑल एक यही सेंटिमेंट है कि भाई जंग को ख़त्म करो, महंगाई कम करो। ये जो ऑयल एंड गैस की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं इतनी ज़्यादा, इनमें हमें कमी चाहिए। प्राइसेस, उसकी वजह से हर चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं। मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान होगा। तो एक तरफ वो वाले इंटरेस्ट हैं सियासी, दूसरी तरफ है जो लॉबीज के इंटरेस्ट हैं, और वो हमें पता है कि कौन सी लॉबीज हैं, जिसकी वजह से फिर आपको ऐसी आवाज़ें आती हैं कि जैसे ही डील के करीब पहुंचने लगते हैं उसको तार तार करने की कोशिश शुरू हो जाती है, और फिर नए नए आइडिया सामने आते हैं कि जी इनको भी शामिल करो, उसको भी, फलाने को भी शामिल करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से ईरान का ये भी मौक़िफ़ है कि अब हमारा इस इलाके के ऊपर कंट्रोल मजीद ज़रूरी हो चुका है US और इजरायली एग्रेशन के बाद, लिहाजा हम इसको छोड़ नहीं सकते और कश्तियों को एक स्पेसिफिक फ़ीस अदा करनी होगी। और इस हवाले से वो ओमान से भी बातचीत कर रहा है कि किस तरह रेवेन्यू शेयरिंग की जाए इन टोल टैक्सेस की जो ये कमर्शियल शिप्स पर आयद कर रहे हैं। और ईरान के मुताबिक हम अपनी नेविगेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनको सेफ पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी हम फीस चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कोई ऐसे मोटिव्स नहीं है कि हम कोई भत्ता वगैरह ले रहे हैं या जी हर गुजरने वाली शिप यहाँ से कोई टोल टैक्स देगी। वो कह रहे हैं कि हम सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं, क्योंकि एक वोलेटाइल सिचुएशन है, बहुत सा बारूदी मवाद भी हो सकता है, नेवल माइंस भी हो सकती हैं। लिहाजा उनसे बचने के लिए हमने आपको रास्ता देना है और उसका चार्ज करना है हमने आपसे। और ईरान के मुताबिक ये हमारा राइट है, जब तक ये हमें गारंटीज नहीं देंगे कि ये हम पर हमला नहीं करेंगे, हम इसका कंट्रोल नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाई लेवल डेलीगेशन की बात करें तो वो इस वक्त बीजिंग में मौजूद है, जहां पर शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं चाइना के प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से और बिजनेस लीडर्स से। और हमने ये भी देखा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी बाद में ज्वाइन किया इस डेलीगेशन को, और वो भी अब हाई लेवल टॉक्स का पार्ट बन चुके हैं। जो पहला दिन था उसमें ज़्यादा बिजनेस मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें पाकिस्तान के मुताबिक $7 बिलियन के MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हैं। MOUs एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट प्लस MOUs साइन हुए हैं। MOUs में सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हमने इस चीज़ पर बातचीत करनी है, ये होता है MOU। तो उस तरह के MOUs तो हम चाइना के साथ बहुत साइन करते रहते हैं, तो मज़ीद अब साइन हुए हैं। पाकिस्तान के मुताबिक इनकी टोटल लागत $7 बिलियन है डिफरेंट कंपनीज के साथ भी। अब वैसे ये कॉन्फ्रेंस बिजनेस टू बिजनेस थी, लेकिन पाकिस्तान के बिजनेसमैन मुझे कम ही नज़र आए हैं। ज़्यादातर वही बिजनेसमैन थे जो हुकूमत का भी पार्ट है। तो आप देखते हैं कि बहुत से मुल्क जब B2B कॉन्फ्रेंसेस के लिए आते हैं, हुकूमत साथ लेकर जाती है उन बिजनेसमैन को, तो उसमें आपको बहुत से बिजनेसमैन नज़र आते हैं। जैसे तुर्की के उर्दगान के साथ बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, ट्रंप के साथ बिजनेसमैन होते हैं, चाइनीज के साथ बिजनेसमैन होते हैं। पाकिस्तान के डेलीगेशन में हमें ज़्यादा मिनिस्टर्स ही नज़र आते हैं, काबीना पूरी उठ के गई होती है। अब तो ये लोकल लेवल पर भी शुरू हो गया, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपनी जो काबीना है उनको बाहर लेकर जाना शुरू हो गई हैं। लेकिन हमें टेक्निकल और बिजनेस रिलेटेड लोग कम ही नज़र आते हैं, ये इवन आपकी जो फेडरल हुकूमत है। फिर मैंने इसकी जस्टिफिकेशन ये सोची कि इनमें से तो खुद ही बहुत से बिजनेसमैन हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है बिजनेसमैन लेके जाने की। तो B2B
इस तरह पाकिस्तान करता है मुआहदे, क्योंकि ज़्यादातर खुद ही हुकूमत ही डिसाइड कर रही होती है। हालांकि हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ज़्यादा जो मुल्क की इकॉनमी है वो बिजनेसमैन ड्राइव करते हैं, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही नहीं है। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट उसके लिए होता है जिसकी हुकूमत होती है, उसको हर तरह का फेवरेबल एनवायरनमेंट भी मिलता है, और कुछ जो आपको पता है कंपनीज हैं वो सरकारी सतह पर भी हैं। तो पाकिस्तान में खुद ही सरकार ही बिजनेस कर रही होती है, तो इसलिए ज़्यादा मुआहदे भी वो खुद ही कर लेती है, और उनके साथ ही एक फ़ौज होती है, वो मिनिस्टर भी वही होते हैं, बिजनेसमैन भी वही होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वही होते हैं। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का, इसी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर नहीं जाती, क्योंकि जब तक आम बिजनेसमैन नहीं ऊपर जाएगा कोई तरक्की नहीं होगी। लेकिन बड़ी बड़ी बातें तो नज़र आई हैं कि जी CPEC फेज़ 2 की बात होगी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। अब पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस की बात करें तो इसमें नो डाउट CPEC की वजह से अगर आपको टेक्निकल लेवल पर बहुत से मसाइल नज़र आते हैं और ग्रोथ कम नज़र आती है, ग्रोथ होती ज़रूर है लेकिन कम होती है CPEC वगैरह में, लेकिन इससे ओवरऑल पाकिस्तान और चाइना का कोलैबोरेशन बढ़ा है, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़े हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में एक्सचेंजेस बढ़े हैं। इसके अलावा डिफरेंट डेलीगेशंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फिर अब हम देख रहे हैं कि चाइना का टूरिज्म भी बूम कर रहा है, पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं, और चाइनीज़ तो ऑलरेडी यहाँ पर आते थे, अब पाकिस्तानी भी जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिलता। हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉपर ट्रैवल कंपनी के ज़रिए आप जा रहे हो तब आपको मिल सकता है, वैसे इंडिविजुअल अगर कोशिश करे तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको अटेस्टेशन वगैरह करवानी पड़ती है। शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया उनके प्रीमियर की जानिब से ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में, जहां बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, और वहां पर इन्होंने कहा है कि 4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन के, एग्रीकल्चर, IT, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल्स। और उसमें ये जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनमें पाकिस्तान का जो माइंस का पोटेंशियल है, जो मिनरल्स का, उसका भी बताया गया है। फिर शहबाज शरीफ ने एग्रीकल्चरल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उनको चाइना में ज़्यादा करने की बात की है, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात की है, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की है, और हाई लेवल टेक कोऑपरेशन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसकी हमें ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान चाइना की मदद से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएगा, वहाँ पर चीज़ें बना के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी हद तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनके ज़रिए एक्सपैंड करेगा, एक्सपोर्ट करेगा सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, जो हमारे ज़मीनी रास्ते हैं। तो उसमें भी कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। अब हमारा मसला ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम ओवरऑल रीजन से बहुत पीछे रह गए हैं। चाइना ने ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बाकी और मुल्कों में लगाकर वहाँ की एक्सपोर्ट्स की मदद की है, और अपने मुल्क पर जो प्रेशर था उसको ईजी किया है कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार वगैरह में। पाकिस्तान उस अडॉप्शन में इतनी तेज़ी नहीं दिखा सका, डिफरेंट रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी सिचुएशंस की वजह से, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। तो चाइना भी ये मसले आपसे शेयर करता है कि ये जो 2 मसले हैं इसकी वजह से बहुत से मामलात आगे नहीं बढ़ पाते। एक तो ये दहशतगर्दी, सिक्योरिटी इश्यूज़, और फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और अभी आप देखें बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, BLA ने जिस तरह जिम्मेदारी कबूल की है, ये जो ट्रेन अटैक हुआ है ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। और BLA अब जिस लेवल की वीडियोस जारी कर रहा है उससे तो मुझे वो कुर्दिश फाइटर्स अब याद आ रहे हैं कि उस लेवल की ये एक मिलिशिया बन चुकी है जो पूरी तरह से स्टेट को चैलेंज करने के लिए तैयार नजर आती है। और इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं ये US और ईरान की निगोसिएशंस में, इसमें कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि बलूचिस्तान में धमाका कराकर कुछ पैगाम दिया गया है उन कुव्वतों की जानिब से जो कि इस पीस प्रोसेस को सबटाज करना चाहती हैं। इसमें भारत और इजराइल एक पेज पर हैं, और हेक्सागन अलायंस, इस हवाले से हमने आपको सारे खदशात इस वीडियो में बता दिए थे। बलूचिस्तान में इजराइल को एक्सेस ईरान के ज़रिए मिलती है, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान में मुसाद अक्सर पेनिट्रेट कर जाती है, तो वहाँ से इनका एक पॉसिबल कनेक्शन हो सकता है BLA से, क्योंकि ये अब बहुत एडवांस टैक्टिक्स और असलहा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल भी मुमकिन है। कहीं से तो सप्लाई लाइंस इनको आ रही हैं और ट्रेनिंग मिल रही है, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रॉपर, इनके इंटेलिजेंस विंग बन रहे हैं नए। इन चीज़ों के होते हुए फिर CPEC किस तरह सक्सेसफुल होगा? और अगर हमारे बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने दुनिया में जंगें रुकवानी हैं, बड़े बड़े काम करने हैं, मुल्क में तरक्की करनी है, तो उसके लिए बेसिक्स ठीक करनी पड़ेंगी। और हम दुश्मन को इस तरह अलाउ नहीं कर सकते कि वो जब चाहे यहाँ पर हमारे मासूम लोगों को मार दे। और ये भी ऑब्वियसली पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट जाती है ये चीज़, CPEC को टारगेट करते हैं। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे अभी बुनियादी मसाइल ही नहीं हल हो पा रहे।
अगर आप एशियाई ममालिक पर नज़र डालें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, मतलब वो पूरा चाइना को रेप्लिकेट कर रहे हैं। मलेशिया की बात कर लें आप, इंडोनेशिया, सिंगापुर ने पहली तरक्की कर ली थी, थाईलैंड, ये सारे अब उसी डगर पर चल रहे हैं। इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव कर ली है। मुल्क के हालात तो इन्होंने बड़े अरसे से सही कर ली हुए हैं। इनके आप शहरों को देखें, इनकी आप स्काईलाइंस को देखें, इनके कमर्शियल सेंटर्स को देखें, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे ये अक्स नज़र आता है एक तरक्की याफ्ता मुल्क का। जिस तरह इन्होंने अपने मुल्कों के अंदर मिनी चाइनाज बना लिए हुए हैं, लेकिन हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये जितनी भी अब आप देखें ना, आप बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिजनेसमैन नहीं नज़र आते, आपको मशीरों की फ़ौज नज़र आती है। फिर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह की है, आपकी आवाम का बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का है, आपका पॉलिटिकल माहौल किस तरह का है, आपका जस्टिस सिस्टम किस तरह का है, तो ये मसाइल ही नहीं हल हो पा रहे। तो जब तक इनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, ये जो तकरीरें हैं ये सिर्फ तकरीरों की हद तक ही रह जाती हैं। अच्छे अच्छे अल्फाज हम बोल देते हैं कि जी बेहतरीन दोस्ती है हमारी, ये कर लेंगे वो, लेकिन हम अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको हल ही नहीं कर पा रहे। इन मीटिंग्स में पाकिस्तान और चाइना ने मिडिल ईस्ट के हवाले से भी मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। चाइना पाकिस्तान की फुली बैकिंग कर है इस मीडिएशन प्रोसेस में, और डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सी चीज़ें शेयर की गई होंगी, कुछ ब्रीफिंग्स दी गई होंगी कि ये हमारी बातचीत हुई है अमेरिकन से या ईरानियन से। और फिर चाइना ने भी बातचीत की है इन्हीं दोनों ममालिक के लीडर से। ट्रम्प को उन्होंने होस्ट किया, ईरानियन लीडरशिप से बात की, वो उन्होंने शेयर किया होगा पाकिस्तान से। तो ये चाइना की बड़ी मेहरबानी है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भाइयों की तरह आगे बढ़ता है, जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है उसको मेंटेन रखता है बहुत से मसाइल के बावजूद। चाइना आपको स्पेस साइंसेज में बहुत सी मदद देता है, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बहुत सी मदद देता है। ईवी एडॉप्शन में चाइना पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। फिर बहुत से कमर्शियल मुआहदों में चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है। बहुत से डैम्स बना रहा है और बहुत से बना चुका है। फिर बहुत सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें, कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर SEZs जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उनका क्याम, उसमें चाइना बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, मशीनरी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों साइड्स ने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात का जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है उसको एनालाइज किया है कि कहाँ कहाँ पर प्रोग्रेस हुई है और किन मामलात पर आगे बढ़ना है। CPEC फेज़ 2 की बात हुई है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल, हर डोमेन पर बातचीत हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान और चाइना अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के 75 ईयर्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये विजिट उससे रिलेटेड भी है। चाइना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि चाइना हमारा हमसाया है, दुनिया की इस वक्त इकनॉमिक पावर बन चुका है, अमेरिका को एक्सपोर्ट्स में पीछे छोड़ चुका है, और बहुत सी चीज़ों में वो अमेरिकन को छोड़ चुके हैं पीछे। तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरह हम कनेक्ट करते हैं। ऑलरेडी बहुत सा काम हो चुका हुआ है, जैसे मैंने भी आपको गिनवाया कि बहुत सी, ये पिछले 10 सालों में 10-12 साल हो गए हैं CPEC को स्टार्ट हुए, तो प्रोग्रेस हुई है, स्लो हुई है लेकिन प्रोग्रेस ज़रूर हुई है। और जहाँ नहीं हुई प्रोग्रेस वो हमारी अपनी नाअहली है, अपनी नाकामियाँ हैं, वो भी हमने आपको बता दी हैं। प्रोग्रेस भी बता दी है और हमारी नाकामियाँ भी बता दी हैं। तो अब ये पाकिस्तान पर यह है कि किस तरह इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाता है। इतने बड़े आपको एक्सपर्टीज़ आपको मिलती हैं, इतनी वो इज़्ज़त देते हैं आपको, वो कहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और जो अपनी तरफ के मसाइल हैं उन पर काबू पाए, जैसे कि सिक्योरिटी सिचुएशन है, पॉलिटिकल माहौल है, और बिजनेस एनवायरनमेंट, लोगों के लिए आसानी करे बिजनेस में। ये जो बेचारे हमारे आम लोग हैं, कितनी गवर्नमेंट एजेंसीज को इनको पैसे देने पड़ते हैं अपने बिजनेसेस को स्मूथ चलाने के लिए। तो ये ज़्यादती बंद होनी चाहिए अवाम के साथ। बाकी हम इन्वेस्टर्स को कह रहे होते हैं कि जी आपके लिए हम रेड कारपेट बिछाएंगे, आपको हर तरह की टैक्स छूट देंगे, फैसिलिटेशन करेंगे। वो इसलिए कामयाब नहीं होती क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर देखता है कि मुल्क का क्या हाल है तो मैं क्यों यहाँ पर आऊँ, कि मुल्क का आम बिजनेसमैन सबसे बड़ा जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए किसी भी मुल्क में, वो ये है कि वहाँ का लोकल बिजनेसमैन किस तरह फ्लरिश कर रहा है। तो पहले उनके हालात सही करें और पैरेलल में फिर इन सबको भी इन्वाइट करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील होती हुई नज़र आ रही है या इसको सबटाज कर दिया जाएगा। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से जो सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब हो रही है, आपका उस हवाले से क्या ख्याल है? क्या हालात नॉर्मलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं या मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं? चाइना के साथ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन भी आगे बढ़ेगा या फिर MOUs पर ज़्यादा फोकस रहेगा और सिर्फ फैंसी स्टेटमेंट्स तक ही महदूद रहेंगे?
आप क्या समझते हैं कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।